वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, हवाओं की ऊर्जा होती है। हमें बताना है कि हवाओं की ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए दिया है केवल स्थितिज, ऑप्शन बी दिया है केवल गतिज, ऑप्शन सी दिया है वैद्युत, ऑप्शन डी दिया है नॉन यानी कोई नहीं। तो हमें बताना है हवाओं की ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले हम जानें ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा जो होती है किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा आपकी होती है तीन प्रकार की। पहली होती है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी होती है गतिज ऊर्जा और तीसरी होती है यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो स्थिर अवस्था में होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, जो गति अवस्था में होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जाओं का योग जो होता है वो आपका होता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है ना। जैसे जो भी यंत्र होते हैं जैसे मोटरसाइकिल, कार, इन सब की ऊर्जा जो होती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण। तो हमें ये बताना है कि हवाओं की ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में होती है, केवल गतिज ऊर्जा में। अब स्थितिज ऊर्जा में क्यों नहीं होती है, क्योंकि अब देखते हैं कि जब भी हवा जो होती है हम कैसे मालूम करते हैं कि हवा बह रही है। जब वो क्या करती है वो हमारे शरीर को टच करती है या भी किसी भी वस्तु को हिलाती है तो हमें ये पता चलता है कि हवा चल रही है। यानी हवा की जो ऊर्जा होती है वो केवल गतिज ऊर्जा होती है। समझ में आया, वो केवल गतिज ऊर्जा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव में श्यानता अधिक है। श्यानता का मतलब होता है उसकी गाढ़ेपन का। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है तेल, ऑप्शन बी दिया है दूध, ऑप्शन सी दिया है जल और ऑप्शन डी दिया है पेट्रोल। तो हमें बताना है कि इनमें से किसकी श्यानता अधिक है, द्रव की श्यानता अधिक है। तो देखिए तेल जो होता है उसकी श्यानता अधिक होती है। ठीक है ना। दूध, जल और पेट्रोल की अपेक्षा तेल की जो श्यानता होती है वो सर्वाधिक होती है, यानी इनसे अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए दिया है जैव ईंधन, ऑप्शन बी दिया है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन सी दिया है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी दिया है पवन ऊर्जा। यानी हमें इन चारों में से बताना है कि कौन ऊर्जा का सर्वोत्तम संसाधन है। तो देखिए आपका पवन ऊर्जा जो होता है ये ऊर्जा का सर्वोत्तम संसाधन है, क्योंकि पवन ऊर्जा से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। जैव ऊर्जा क्या होता है, जैव ऊर्जा जो जीवों से प्राप्त होता है, जैसे सड़े गले चीज़ों से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। ठीक इसी तरह जीवाश्म ऊर्जा भी जो कीट वगैरह से ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, जैसे गोबर गैस जो बनाते हैं हम, तो वो क्या होता है जीवाश्म ऊर्जा होती है। उसमें जीवाणु छोटे छोटे होते हैं जो क्या करते हैं उसको चालते हैं और उसमें से गैस निकलती है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, जो विस्फोट जब हम करते हैं यूरेनियम थोरियम का, तो वो क्या होता है नाभिकीय ऊर्जा का उदाहरण होता है। लेकिन इन तीनों से, ये जो तीनों हैं इन सब से क्या होता है, किसी न किसी प्रकार से प्रदूषण फैलता है। लेकिन पवन ऊर्जा जो होता है इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। इसीलिए ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत जो होगा, संसाधन जो होगा, वो पवन ऊर्जा हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, तेल की बूंदें जल पर फैल जाती हैं क्यों। ये जो क्वेश्चन है, तेल की बूंदें जल पर फैल जाती है क्यों, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है तेल जल से हल्का होता है, ऑप्शन बी है तेल की श्यानता अधिक होती है, ऑप्शन सी है तेल जल में मिश्रित नहीं होता है, ऑप्शन डी है तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। तो देखिए तेल का जो पृष्ठीय तनाव होता है वो जल से कम होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी। ठीक है ना। क्योंकि जो तेल होता है वो जल से भारी होता है, हल्का नहीं होता है। ठीक है। उसका घनत्व तो कम होता है जल से, इसके वजह से वो उसके ऊपर तैरता है। तो यहाँ पर जल से हल्का होता है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर घनत्व की कहता तब तो सही हो जाता। उसके बाद दूसरा, तेल की श्यानता अधिक होती है। ठीक है ना। ये जो तेल की जो श्यानता होती है
वो अधिक होती है। तो जिसकी श्यानता अधिक होगी वो नीचे चला जाएगा ना। उसके बाद सी जो है, तेल जल में मिश्रित नहीं होता है, ये भी सही है। तेल जल में मिश्रित नहीं होता है, ये देखिए पूर्ण रूप से तो मिश्रित नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर मिक्स हो जाता है। ऑप्शन डी जो दिया, तेल का पृष्ठीय तनाव कम होता है, ये सही है, क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जब कम होगा तभी वो जल के ऊपर क्या हुआ, तैरेगा, उसकी श्यानता भी कम होती है, घनत्व भी कम होता है तेल का, इसी वजह से वो क्या होता है, जल के ऊपर तैरता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करते हैं तो अभिकेंद्रीय बल होगा। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। वृत्तीय पथ पर, यानी वृत्तीय पथ का मतलब जो इस तरह गोलाकार है, यहाँ से कोई वस्तु क्या कर रही है, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा। अभिकेंद्रीय बल का मतलब यहाँ कोई केंद्र है और इससे ये दूरी लेकर इस पर गति कर रही है। तो अभी कह रहा है कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ गति करता है तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है अचर और ऑप्शन डी है शून्य। तो देखिए अभिकेंद्रीय जब कार्य करेगा, यानी यहाँ ये अगर केंद्र है और ये इसकी परिधि है, तो इस पर क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण बनेगा हर जगह, ठीक है ना। जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है तो कार्य का जो फार्मूला होता है W बराबर एफ एक्स cos थीटा। तो वहाँ से थीटा का मान 90 अंश रखेंगे तो कार्य का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी शून्य होगा, कार्य जो होगा वो शून्य होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका देखेंगे कि लोहे से बना गोला जब पारे से भरे बर्तन में डुबोया जाता है तो यह क्या होता है। ऑप्शन ए पारे में डूब जाएगा, ऑप्शन बी है पारे की सतह पर तैरेगा, ऑप्शन सी है अंशतः डूबेगा, ऑप्शन डी है पारे में डूब जाएगा। तो लोहा जो होता है वो आपका जो होता है वो पारे की सतह पर तैरेगा। केवल सोना जो होता है वो पारे में डूब जाता है, क्योंकि सोने का जो घनत्व होता है वो पारे से अधिक होता है। बाकी जितने भी धातु होंगे लगभग उनका घनत्व जो होगा वो पारे से कम होगा, इसीलिए वो पारे के ऊपर तैरते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है उसमें ऊर्जा, ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा। तो देखिए जो घड़ी की स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा होती है वो आपकी होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा होती है जिसके कारण घड़ी क्या करती है, गति करती रहती है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब तक उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी है भार, ऑप्शन सी है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऑप्शन डी है घनत्व। तो देखिए एक नाव जल में तब तक नहीं डूबेगी जब तक उसके द्वारा विस्थापित जल उसके आयतन के बराबर नहीं होगा, तब तक वो नहीं डूबेगी। यानी जब उसके द्वारा विस्थापित जल जो होगा उसके आयतन से अधिक हो जाएगा तो नाव क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अब आयतन कैसे निकालेंगे, जैसे किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो वो आयतन हो जाता है, ठीक है ना। तो एक नाव जल में तब तक नहीं डूबेगी जब तक उसके द्वारा विस्थापित किया जल का आयतन उसके बराबर ना हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का, ऑप्शन बी है कार्य का, ऑप्शन सी है गति का, ऑप्शन डी है जड़त्व का। तो देखिए न्यूटन जो थे उनको भौतिकी का जनक कहा जाता है, यानी फादर्स ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिक का पिता कहा जाता है न्यूटन को। उन्होंने गति के 3 नियम दिए। पहला नियम जो है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक, दूसरा जो नियम है, पहला जड़त्व का नियम क्या है, जड़त्व का नियम पहला है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तन न किया जाए। ये उनके जड़त्व का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, ये दूसरा नियम है, जिसको F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T कहते हैं। ये संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, इनका दूसरा नियम है। और तीसरा नियम है क्रिया बराबर प्रतिक्रिया।
क्रिया यानी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, इनका तीसरा नियम है। तो हमसे पूछा गया है कि न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती है, वो पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शक्ति का मात्रक होता है, ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन बी जो वोल्ट है वो किसका मात्रक होता है? विभवांतर का मात्रक होता है। और ऑप्शन डी जो न्यूटन है ये बल का मात्रक होता है। और ऑप्शन सी जो है ये शक्ति का मात्रक वाट होता है, यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा जो शक्ति का मात्रक होता है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।